नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो सॉल्व कर लिए है, पेपर आपका आ गया है। तो हम कुछ यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि जो कि मॉडल पेपर है प्लस कॉन्सेप्ट के साथ में कोई भी एरिया नहीं छूटने पाएगा। आज लगातार वीडियो आपको जहाँ यहाँ पे जारी रहेगा, तो आप लोग हमसे आज कनेक्ट रहिएगा। तो आज सारी की सारी वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। तो पहले हमने हिंदी का स्टार्ट किया है, रीजनिंग का, मैथ का, जिस प्रकार से होता है हम वहाँ पे 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते चले जाएंगे। आपकी काफ़ी डिमांड आई है, व्हाट्सएप पे भी डिमांड आई है, इंस्टा पे भी डिमांड आई है, साथ साथ में टेलीग्राम पे भी डिमांड आई है। तो मैं बता दूं कि इसका जो पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे किसी पे भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो डेफिनेटली आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। हो सकता है कि व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई ना मिले, क्योंकि मैसेजेस काफ़ी आ जाते हैं तो उसमें से थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। इस वजह से अगर आप इंस्टा पर मैसेज करते हैं या फिर टेलीग्राम पे करते हैं तो आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। तो हिंदी का हमने लिया है, हिंदी भाषा से किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है, 10-15 सालों को, प्लस हम मॉडल पेपर के साथ में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली हमसे आप इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हिंदी भाषा को यहाँ पे हम पढ़ेंगे। पहला है वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी भाषा समूह वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हर बार इससे आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में जितना भी प्रश्न आते हैं हिंदी से, आपको उसमें देख लेना है। कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर पेपर प्लस डिस्कशन कर लिया, तो हम मॉडल पेपर रह गया था और प्लस जो इसका कॉन्सेप्ट है वो रह गया था। तो हम यहाँ पे एक भी एरिया नहीं छोड़ेंगे। तो आज लगातार वीडियो आएगी, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास थोड़ा सा हम जानकारी ले लेंगे, ठीक है, 2-4 मिनट। इसके बाद हम यहाँ पे पूरा पेपर इसका डिस्कशन करेंगे। तो हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक विवेचन प्रस्तुत करते समय सर्वप्रथम प्रश्न काल विभाजन का ही उठता है, क्योंकि कई सौ वर्षों का साहित्य इतिहास को उपयुक्त काल खंडों में विभाजित करने के पश्चात ही उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। काल विभाजन की दृष्टि से सर्वप्रथम उल्लेखनीय प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। ठीक, आपको याद भी रखना है कि हिंदी विभाजन का सर्वप्रथम उल्लेखनीय प्रयास किसने किया था। ये इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो काल विभाजन की दृष्टि से सर्वप्रथम उल्लेखनीय प्रयास किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। और उनका कहना था कि हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों की रुचि विशेष संचार और पोषण से किधर और किस प्रकार है। देखिए, हम यहाँ पे मॉडल पेपर भी डिस्कशन करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है हमारा, तो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ लेना है 2-4 मिनट। उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 9 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में हमने विभाजित किया था। आपको पता भी होगा कि आदिकाल जिसे वीरगाथा काल कहते हैं 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल जिसे भक्तिकाल कहते हैं 1375 से 1700, इसके बाद उत्तर मध्यकाल जिसको हम 1700 से 1900, इसके बाद अगला हमारा है कि आधुनिक काल जिसको हम या गद्य काल कहते हैं, जिसको हम 1900 से 1984 के बीच में यहाँ पे हमने डिवाइड किया है। अगला कि यद्यपि इन कालों की रचनाओं में विशेष प्रवृत्ति के अनुसार नामकरण किया गया था, यानी आदिकाल में वीरगाथा वीरों की जो है वर्णन किया गया, इसलिए उसका नाम वीरगाथा काल रख दिया गया था। तो उसको आपको ध्यान में ही हुआ। उसको हम यहाँ पे बहुत संक्षेप में हम यहाँ पे पढ़ाते आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बहुत डीप नहीं जाएंगे। पर यह ना समझना चाहिए कि किसी भी काल के अन्य प्रकार की रचना यानी होती रही। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो भी इसके कालक्रम का विभाजन था। तो आइए क्वेश्चन देखने हैं कि हिंदी भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। तो हिंदी भाषा का जो उद्भव हुआ है वो संस्कृत भाषा से हुआ है। आपको पता होगा कि संस्कृत भाषा से ही कई भाषाओं का उद्भव हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि आदिकाल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता, किस नाम से नहीं पुकारा जाता है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल और चारण काल, इन तीनों नाम से पुकारा जाता है, जबकि पूर्व मध्यकाल के नाम से नहीं पुकारा जाता। तो ऑप्शन हमारा बी जो होगा वो सही होगा। अगला हमारा है कि आपने देखा भी होगा पूर्व मध्यकाल, इसलिए हमने पढ़ा भी दिया था, ठीक है। पूर्व मध्यकाल यहाँ पे दूसरा है, ठीक है, पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल। आपको इस बात को ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है, इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर तो देखे हैं, साथ साथ में अगर इस पे फोकस कर जाते हैं तो हम यहाँ पे सभी पक्षों को लेके चलेंगे, तो डेफिनेटली आपका पूरा का पूरा यहाँ में से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है और इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। आपको ध्यान में रखना है। हिंदी के विकास को कितने चरणों में बांटा गया, तो आपको पता होगा 4 चरणों अभी हमने देख भी लिया है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, इंदुमती। अगला अपना क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि पहले तिलस्मी उपन्यासकार कौन थे। तो देवकी नंदन खत्री जो थे वो पहले तिलस्मी उपन्यासकार थे।
इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। भक्ति काल के कवि जो है वो तुलसीदास है। ठीक है, अगला हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि भक्ति काल में कितने आराध्य माने गए हैं। भक्ति काल के कितने आराध्य माने गए हैं। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा 2। ठीक है, वीर गाथा काल की भाषा क्या थी। तो डिंगल पिंगल। विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि वीर गाथा काल की भाषा क्या थी। डिंगल पिंगल। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि रीतिकालीन कवियों का उद्देश्य क्या था। तो रीतिकालीन जो कवि थे वो राजाओं के आश्रय में रहते थे, तो आश्रयदाताओं को खुश करना, यानी राजाओं की बढ़ा चढ़ाकर जो है प्रशंसा करना। तो रीतिकालीन कवियों का उद्देश्य क्या था कि आश्रयदाताओं का खुश करना। 11 नंबर क्वेश्चन है कि रीतिकालीन कवि कौन थे। तो रीतिकालीन कवि हैं बिहारी, देव और मतीराम। वहीं 12 नंबर क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि भक्तिकालीन कवि कौन है। तो सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास। 13 नंबर क्वेश्चन है कि राम भक्ति शाखा के कवि कौन है। तो राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं तो तुलसीदास। ठीक है, रामचरितमानस साफ साफ आपको पता भी होगा। निर्गुण ब्रह्म के उपासक कौन है। तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक कौन है। कबीरदास जी। अगला हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि छायावादी युग कवि कौन है। तो छायावादी कवि जो है वो निराला है। तो हमारी आदत है कि हम एक बार जरूर रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवाइज करने से क्या होता है कि आपका हो सकता है 1 मिनट या 2 मिनट ज़्यादा लगे, लेकिन बार बार हम यही कॉन्सेप्ट करेंगे कि रिवाइज करते चलेंगे, जिस वजह से हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए हिंदी भाषा का उद्भव किस भाषा से माना गया है। संस्कृत भाषा से। ठीक, आदिकाल को निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं पुकारा जाता है। तो वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल और चारण काल, ये तीनों जो है आदिकाल के नाम के हैं, जबकि पूर्व मध्यकाल नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग की कविता मार्क्सवाद एवं पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित है। तो प्रगतिवाद की जो कविता है वो मार्क्सवाद, इसको हमने छोड़ दिया था, तो मार्क्सवाद एवं पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित लगती है। चौथा नंबर क्वेश्चन हमने देखा था कि हिंदी के विकास को कितने चरणों में बांटा गया है। तो 4 चरणों में बांटा गया है, हमने जैसा देख भी लिया है। हिंदी का प्रथम कहानी कौन सी है। तो इंदुमती है। ये किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। इंदुमती है। और पहले तिलस्मी उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री हैं। भक्तिकाल के कवि कौन है। तो तुलसीदास जी हैं। अगला हमने देखा था 8वां नंबर क्वेश्चन है कि भक्तिकाल में कितने आराध्य माने गए हैं। 2 आराध्य माने गए हैं। वीरगाथा काल की भाषा क्या थी। तो वीरगाथा काल की भाषा जो थी वो डिंगल पिंगल थी। और रीतिकालीन कवियों का उद्देश्य आश्रयदाताओं को खुश करना था। साथ ही साथ में 11 नंबर क्वेश्चन हमने देखा कि रीतिकालीन कवि कौन कौन है। तो बिहारी, देव और मतीराम। 12 नंबर क्वेश्चन की भक्तिकालीन कवि कौन कौन है। तो सूर, कबीर और तुलसी। 13 नंबर हमने देखा कि राम भक्ति शाखा के कवि कौन है। तो तुलसीदास। निर्गुण ब्रह्म के उपासक कौन है। तो कबीरदास। और छायावादी युग के कवि कौन है। तो निराला जी हैं। ठीक है, इतना हमने देख लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का सबसे पहले इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था। तो गारसात तासी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे विभाजन किए थे, कालों का विभाजन किए थे, इस बात को आपको याद रखना है। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का सबसे पहले इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था। तो गारसात तासी के द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है। तो दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जो है वो जॉर्ज ग्रियर्सन है। आप जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें दी हुई हैं। आदिकाल को चारण काल किसने कहा था। तो आदिकाल को चारण काल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल के नाम से संबोधित किया था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो चंद्रवरदाई की जो रचना है वो पृथ्वीराज रासो है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सगुण काव्य धारा के कवि नहीं है। देखिए मीराबाई, तुलसीदास और सूरदास, ये तीनों जो है वो सगुण काव्य धारा के कवि हैं, जबकि कबीरदास सगुण नहीं निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, कबीरदास जी। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी कवि नहीं है। तो देखिए महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, ये सब तीनों क्या हैं, छायावादी कवि हैं, जबकि रामधारी सिंह दिनकर ये जो है छायावादी कवि नहीं है। कामानी किसकी रचना है। सभी को पता होगा कि कामानी किसकी रचना है। तो जयशंकर प्रसाद। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रामचरितमानस के कितने कांड है। कितने कांड है। तो 7 कांड है। ठीक है, बालावस्था आपको पता भी होगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। पद्मावत किसकी रचना है। तो पिछले 15 या 20 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको यहाँ पे हम कंपाइलेशन यहाँ पे ला रहे हैं। साथ ही साथ में जो पूछे जाने के चांसेस हैं उसको भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इसका कोई भी एरिया हम यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप कवियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो चतुर्भुज, कृष्णदास और सूरदास, ये तीनों अष्टछाप कवियों के अंतर्गत आते हैं, जबकि मीराबाई अष्टछाप कवियों के अंतर्गत नहीं आती हैं। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं। तो 713 जो है दोहे किसमें है, बिहारी सतसई में। रामचंद्रिका किसकी रचना है। तो रामचंद्रिका जो है वो आचार्य केशव दास की
जो रचना है। ठीक है, रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो रामचंद्रिका आचार्य केशवदास की रचना है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में माना गया है? तो देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि में माना गया है। 29 क्वेश्चन है कि त्रिवेणी किसकी रचना है? तो त्रिवेणी जो है वो डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन बात किया जाए तो हिंदी के प्रथम कहानीकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम कहानीकार कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। और हिंदी की प्रथम कहानी कौन है जो इनके द्वारा लिखी गई है, आपको ये भी बताना है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक कौन है? शतरंज के खिलाड़ी जो लेखक है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। वहीं 32 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो हिंदी में निबंध रचना का आरंभ माना जाता है तो भारतेंदु युग से जो है वो हिंदी में निबंध रचना का आरंभ माना जाता है। नमक का दरोगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नमक का दरोगा किसने लिखा है? तो प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य कितने कालों में बांटा गया है? 4 कालों में, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, आपको पता भी होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का जयदेव किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला हमारा है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। तो देखिए लोकायतन, वीणा और युगांत ये तीनों सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, जबकि युगाधर इनकी रचना नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? तो सरस्वती पत्रिका जो कि 1903 में संपादित हुई थी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, सरस्वती का पहला अंक निकला था, कब निकला था? तो 1899 में निकला था, जबकि इसका पहला संपादन जो हुआ था 1903 में हुआ था। आई थिंक इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन सरस्वती का पहला जो अंक निकला था वो कब निकला था? 1899 में। और ये कब निकली थी तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति जो किसकी रचना है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला हमारा है 41 नंबर क्वेश्चन कि रामचरितमानस काव्य की भाषा क्या है? अवधी भाषा में लिखी गई है। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। और मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो रचित जो महाकाव्य है वो है साकेत। अशोक के फूल किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा अशोक के फूल लिखा गया था। तो यहाँ पे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? तो गार्सर ताशी के द्वारा लिखा गया था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। आदिकाल को चाणकाल किसने कहा था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चाणकाल के नाम संबोधित किया था। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद्रबरदाई की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा सगुण काव्य धारा कवि नहीं है? कबीरदास जी सगुण काव्य धारा नहीं बल्कि निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी कवि नहीं है? तो रामधारी सिंह दिनकर छायावादी कवि नहीं है, जबकि ये सभी तीनों जो है छायावादी कवि है। अगला हमारा कमानी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की कमानी रचना है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड है। पद्मावत किसकी रचना है? तो जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी। और 25 नंबर क्वेश्चन हमने देखा था कि निम्नलिखित में से कौन से अष्टछाप कवियों के अंतर्गत नहीं आते हैं? जब कृष्णदास, सूरदास और चतुर्भुज दास ये तीनों जो है कवि अष्टछाप कवियों के अंतर्गत आते हैं, जबकि मीराबाई इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। 26 नंबर हमने क्वेश्चन बात किया था कि बिहारी द्वारा रचित जो बिहारी सतसई है उसमें कुल कितने दोहे हैं? तो 713 दोहे हैं। रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो आचार्य केशवदास की रचना है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में किया गया था? तो ब्राह्मी लिपि में किया गया था। त्रिवेणी किसकी रचना है? त्रिवेणी जो है वो रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अगला हमने क्वेश्चन बात किया था कि हिंदी के प्रथम कहानीकार कौन है? तो किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। हिंदी में निबंध रचना का आरंभ माना जाता है तो भारतेंदु युग से हिंदी में निबंध रचना का आरंभ माना जाता है। नमक का दरोगा जो है वो मुंशी प्रेमचंद की द्वारा लिखी गई थी। हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है? तो 4 कालों में बांटा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का जयदेव किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। युगांत, वीणा और लोकायतन ये तीनों जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, जबकि युगाधार इनकी रचना नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? सरस्वती का पत्रिका के। और सरस्वती पत्रिका का पहला अंक कब निकाला गया था? तो 1899 में। राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये रचनाएं हैं। 41 नंबर हमने क्वेश्चन देखा था तो रामचरितमानस की काव्य की भाषा क्या है? अवधी है। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? साकेत है।
और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा अशोक के फूल लिखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप हमसे व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको डेफिनेटली रिप्लाई दिया जाएगा और टेलीग्राम पे भी आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए होगी तो व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी हो इस रिलेटेड तो आप डेफिनेटली हमसे जुड़ सकते हैं। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच। आज आपको याद रखना है कि आप पूरा दिन जो है आपको वीडियो आने वाला है। थैंक यू सो मच।